हेलो एवरीवन, रज़े मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ हैं मनोज वाधवा। मनोज एक कैंपेन चला रहे हैं जो हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, और ग्रास रूट पर बिल्कुल रूटेड जाके हमें उनको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से जो हम या हमारी गवर्नमेंट अवॉइड करती रही हैं उनसे कितने बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं उसका अंदाज़ा शायद लोगों को नहीं है, सिवाय उनके जो उस तकलीफ से गुजरते हैं या उस तकलीफ को झेलते हैं। और कभी कभी ऐसा है कि ये तकलीफ उम्र भर की हमारे साथ रह जाती है। मनोज की कहानी हम सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहती कि किस गवर्नमेंट की, जो भी गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे मुल्क में सड़कों की जो हालत है उससे कितने बड़े बड़े नुकसानात हो रहे हैं उसका अंदाज़ा ना तो गवर्नमेंट को है ना आम आदमी को है, सिवाय उन लोगों के जिनको तकलीफ होती है। मनोज के साथ एक हादसा हुआ है 2014 में। मनोज, राइट? जी जी, मनोज के साथ जो ये हादसा हुआ है, तो मैं कुछ ज्यादा कहना नहीं चाहूंगी। मैं चाहूंगी मनोज खुद उसके बारे में सारी तफसील बताएं, और मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग बराए मेहरबानी मनोज को हेल्प करें, इस कैंपेन में शामिल हों, और ताकि कोई आइंदा किसी के साथ इस तरह की कोई तकलीफदेह चीज ना हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मनोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। और आप मुझे बताएं थोड़ा सा आप अपने बारे में कि आप कहाँ पर हैं और ये हादसा कहाँ हुआ और कब हुआ। मैम, मैं इंडिया में फरीदाबाद हरियाणा में हूँ, और यहाँ पे मैं करीब 10-12 साल से रह रहा हूँ। अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशी से मैं रह रहा था। और एक दिन करीब रात को 10 बजे मैं अपने 3 साल के बच्चे पवित्र और अपनी वाइफ टीना के साथ बल्लभगढ़ से फरीदाबाद, एक जगह है हमारे पास में, बिल्कुल करीब 8 किलोमीटर है हमारे घर से, वहाँ पे किसी सगाई समारोह से मैं अपनी फैमिली के साथ वापस लौट रहा था। और मैं वापस आने के लिए अपनी टू व्हीलर यूज़ कर रहा था, और नेशनल हाईवे का मैंने रास्ता लिया हुआ था। और मुझे लग रहा था कि हम करीब 10-15 मिनट में घर पहुंचने भी वाले थे, और सडनली मुझे लगा कि मेरे सामने एक गड्ढा है। वो दूर से मुझे नहीं दिखा। उसका मुझे रीजन ये लगा कि उसके अंदर पानी भरा हुआ था, और रोड पे जो हाईवे है उसके बावजूद भी वहां पर लाइट नहीं चल रही थी। जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि गड्ढा है, तब तक मेरी गाड़ी गड्ढे के अंदर जाके और फिसल चुकी थी। मुझे बिल्कुल रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिला। मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको मैं जो है बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं फिसला तो मुझे अंदर से लगा कि जैसे हम बचपन से गिरते हैं, उठते हैं और फिर चल पड़ते हैं, वैसा ही भाव था मेरे अंदर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये गिरना जो है मेरी जिंदगी तबाह करने वाला है। और मेरा 3 साल का बच्चा गिरने के बाद जो था वो बोल नहीं रहा था, वो उल्टा लेटा हुआ था। और मैंने अपनी वाइफ से पूछा कि उसकी तरफ देखा तो वो चिल्ला रही थी। तो मैंने सबसे पहले अपने बच्चे को उठाया। बच्चे के चेहरे पे ब्लड था, और वाइफ जो है वो चिल्ला रही थी कि उसके पैरों को किसी व्हीकल ने कुचल दिया है। तो मुझे ये लगा कि नहीं, ये एक नॉर्मल गिरना नहीं है, आज कुछ ज्यादा हुआ है मेरे साथ, जो शायद अनहोनी घटना भी हो सकती है। और मैंने जब बच्चे का देखा कि ब्लड भी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक पिता होने के नाते जो मुझे अंदर से डर लगा कि उसके कहीं बहुत ज्यादा चोट ना लगी हो। अभी ये सब चीजें सोच ही रहे थे, इतने से पीछे से ट्रैफिक आना चालू हो गया, क्योंकि रोड था चलता हुआ। तो कुछ बाइकर्स ने कहा हमें कि आप बच्चे को हमें दे दीजिए, हम इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि इसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। और वाइफ को भी, क्योंकि काफी ज्यादा चोटें लगी थी पैर के ऊपर, उसको चिल्ला रही थी, करा रही थी, और खड़े होने के भी काबिल नहीं थी उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि बच्चे का एक टाइमली ट्रीटमेंट के लिए कंपलसरी था उस टाइम पे कि मैं अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाऊं। और क्योंकि वाइफ भी चोटिल हो गई थी, तो मेरा दोनों को एक साथ देखना संभव नहीं था, और राहगीर जो थे वो मदद करना चाह रहे थे। तो शायद जिंदगी में पहली बार उस समय मैंने अपने बच्चे को किसी और को दिया था। मतलब मैंने हमेशा उसको जिगर के टुकड़ा जिसको बोलते हैं ना, जिगर से ही लगा के रखा। हमेशा अपने बिल्कुल दिल से, जिसको बोलते हैं, जैसे जहाँ बोल सकते हो कोई जानवर होता है अपने बच्चे से इतना प्यार करता है, इंसान होता है जैसे प्यार करता है, तो उसको मैं एक ओवर, जो होता है ना, आप लव करते हो किसी को बहुत ज्यादा, आप किसी के लिए बहुत ज्यादा सोचते हो या ओवर कॉशियस होते हो, वो था मेरे मन में। लेकिन मैंने पहली बार मजबूरी में किसी को मुझे देना पड़ा, इसलिए कि उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो। देने के बाद पीछे से और एक व्हीकल आके रुका, फोर व्हीलर, उन्होंने मेरी वाइफ को लिफ्ट दे दिया, और हम लोगों को भी उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाई चांस की बात है कि वो बच्चे को किसी और हॉस्पिटल लेके चले गए, और हम लोग किसी और हॉस्पिटल पहुंच गए, सिर्फ इसलिए कि जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिले। वो कुछ और सोचते होंगे। मैंने उनको फिर फोन किया, उनको मैंने फोन नंबर ले लिया था। तो मैंने कहा कि आपने, उम्मीद है कि उसको, बच्चे को एडमिट करा दिया होगा, और अभी कैसा है वो। और इन सब में मुझे 10 मिनट लगेंगे हार्डली ये सब पता करने में। तो उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं इनको एडमिट करा के मैं वहाँ पहुँचता हूँ।
और मैं आप इतने बच्चे को एडमिट करवाइए। उन्होंने कहा ठीक है, हम करवाते हैं। मैंने अपनी वाइफ को 2-5 मिनट के बाद ही एडमिट करा दिया और मैं वापस उनको फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, आप बताइए बच्चा एडमिट हो गया होगा, अब तक उसका ट्रीटमेंट चालू करा दिया होगा आपने। तो उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और बच्चे को ले नहीं रहे हैं। अब जैसे उन्होंने ये कहा कि बच्चे को ले नहीं रहे हैं, तो मेरे लिए और चिंता की बात थी कि बच्चे को चोट लगी थी और मैंने इनको दिया ही इसलिए था ताकि ये बच्चे का ट्रीटमेंट जल्दी चालू करवाएँ। लेकिन उन्होंने कहा कि वो बच्चे को ले इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है। और ये सुनना एक पिता होने के नाते मुझे लगा कि पता नहीं आज मैंने ऐसा क्या कौन सा गुनाह कर दिया, कौन सी गलती कर दी कि एक मैं मतलब टू व्हीलर पे चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ रोड के, हेलमेट लगाया हुआ है, मैंने करीब 40 की स्पीड मेंटेन की हुई है, कभी मैंने लाइफ में ड्रिंक नहीं किया और उस दिन भी ऑब्वियसली नहीं किया हुआ था, और एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ रोड पे, और जो भी एक नियम कानून होते हैं मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैंने ऐसा क्या गलत करा कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा आज जो है तूफान आ गया है कि मैंने को अपना बच्चा खोना पड़ा। जैसे कैसे मैं वहां पहुंचा, पुलिस मेरे से पहले वहां पहुंच चुकी थी, उनके पास किसी ने फोन कर दिया था, पुलिस पहुंच चुकी थी। और जब सारी कार्रवाई वहां की स्टार्टिंग की निपटी, उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए या इनिशियल डिस्कशन किया कि आपका बच्चा है ये वो, उसके बाद मुझे किसी ने कहा कि आप अपनी वाइफ का भी पता करिए, उनका क्या अभी कंडीशन है, आपने बहुत सीरियस कंडीशन में एडमिट किया है। तो मुझे लगा कि सीरियसली ये बहुत बड़ी चीज है, अगर मैं वाइफ का भी ध्यान नहीं देता हूँ तो उसको भी दिक्कत होने के चांसेस रहेंगे। अब दिक्कत ये थी कि मुझे पहले खुद को संभालना था, फैमिली को इन्फॉर्म करना था और वाइफ को भी एक ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना था। जब मैं वहां हॉस्पिटल पहुंचा, ये जानते हुए कि बच्चा इस दुनिया में नहीं है, मुझे ये कहा गया कि आपकी वाइफ के शायद पैर भी काटने पड़े क्योंकि चोट बहुत ज्यादा लगी। तो ये सुनने के बाद मेरा पहला रिएक्शन था, मैं अपने घुटने पे बैठा, मैंने डॉक्टर के आगे लगभग भीख मांगी कि आप प्लीज कुछ भी करिए, इसके पैर बचाइए, क्योंकि मेरे पास अभी जीने के लिए कुछ और बचा नहीं है, मेरा बच्चा जा चुका है और वाइफ ही है जिसको मुझे अब इसके साथ जिंदगी जीनी है। हालांकि डॉक्टर ने मुझे कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट डे उन्होंने एक जो इनका फ्रैक्चर हुआ था पैर में, वो पैर का फ्रैक्चर उन्होंने ठीक करने के लिए ऑपरेशन कर दिया। बाकी जो स्किन डैमेज हुआ था उसका हमें अभी इतना अंदाजा नहीं था कितनी गहरी चोट है। लेकिन मुझे 1-2 दिन के बाद रियलाइज हुआ कि अगर मैं बच्चे के गम में डूबा रहा तो शायद मेरी वाइफ को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने जहां मैं फोन कर सकता था, जहां मेरी पहचान हो सकती थी, मैंने कोशिशें करी, और एक प्लास्टिक सर्जन जो थे मुझे उसी हॉस्पिटल में मिले, क्योंकि मैंने भागदौड़ करी बहुत ज्यादा और डॉक्टर से बात करता रहा। तो ये रियलाइज हुआ कि ये जो केस बनता है ये प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए, ऑर्थोपेडिशियन का केस नहीं बनता। प्लास्टिक सर्जन के पास ये केस 1-2 दिन के अंदर ही ट्रांसफर हो चुका था। तो उसके बाद हमें करीब 35 दिन लगे मेरी वाइफ को वहीं पे, और उस दौरान उनके 23 ऑपरेशन कराने पड़े, और हर पल ये लगता था कि शायद पैर काटना भी पड़ सकता है क्योंकि इन्फेक्शन भी बढ़ रहा था साथ साथ। पर फॉर्चुनेटली जो है, लेकिन इसको मैंने एक सेंटेंस में कह दिया, लेकिन वो एक एक पल जीना उस दर्द के साथ में, जो पेन उनको हो रहा था, मतलब वो जहां पे भी इन्फेक्शन होता था वहां पे उसको पैर को ऊपर खड़ा करके और वहां का इन्फेक्शन काट देते थे। उनका यही था, इसको क्लीन करना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना है, और जैसे ही इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन चालू होता है इसकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। तो उन्होंने बहुत वेट किया, करीब 25 से 30 दिन उन्होंने वेट किया इस केस के लिए कि कम से कम ब्लड सर्कुलेशन चालू हो। ब्लड सर्कुलेशन था ही नहीं पाँव के अंदर। उस बीच में मेरी वाइफ को ये नहीं पता कि बच्चा इस दुनिया में नहीं, क्योंकि हम उससे ये कहते रहे कि अगर आप बच्चा जो है वो किसी और जगह उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर हम उसको बता देते हैं कि बच्चा नहीं है तो वो जो जरूरी ट्रीटमेंट होता है अपने लिए, मेडिकेशन जो है, खाना हो गया, दवाइयां हो गई, एक्सरसाइज भी अगर वो कुछ करवाते हैं तो, और आप कंटिन्यूसली आप बेड रिडन हो, उस कंडीशन में हमने यही समझा और डॉक्टर से सलाह करी, और हमने जो है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व करे इस केस में। उन सब की मदद से और परिवार का कंटिन्यूस साथ मिला, डॉक्टर्स ने अच्छी मेहनत करी, जैसे कैसे ये मान के चलिए उनको करीब 1 साल लगा अपने पैर पे खड़ा होने, और इस दौरान उनके 450 स्टिचेस थे पैर के अंदर, वो स्टिचेस निकाले गए। घर पे रोज ड्रेसिंग होती थी, फिजियोथेरेपी होती थी, तो ड्रेसिंग के लिए और फिजियोथेरेपी के लिए जो है घर पे ही डॉक्टर्स आते थे, और ये ट्रीटमेंट लगातार चलता रहा। मतलब समय, पैसा, दुआएं, डॉक्टरों की मेहनत, सब कुछ लगा इसके अंदर, और सबसे ज्यादा जो है माँ ने अपना बच्चा खोया, और उसके साथ साथ उसने इतना फिजिकल पेन सहा। तो हमें लग रहा था कि हमारा इसमें लड़ना बनता है, मतलब हमारा ये बनता है कि हमने जिसकी वजह से अपना बच्चा खोया, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स हो, जिन्होंने वो रोड पे गड्ढा छोड़ा था, उनके खिलाफ एक कार्रवाई बनती है और उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमने अपना जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा जो था वो इस वजह से खो दिया कि किसी और ने गलती करी थी। तो हमने अपनी लीगल फाइट। कब बताया अपनी वाइफ को, कब बताया बच्चे के बारे में? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के करीब 2 दिन पहले हमने उसको बताना पड़ा, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि अब हम उसको घर लेके जाने वाले हैं, और ऑब्वियसली अब हम कितने दिन तक झूठ बोलेंगे उससे ये चीज। और उस टाइम तक हमने इसको काफी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, उनकी जो मेडिकेशन होती थी, ताकि वो उसको मेंटली जो है सडनली शॉक ना लगे,
और उसकी जो काउंसलिंग होती है बैकएंड से, मतलब पहले से ही हमने करीब 15 दिन पहले से ही काउंसलिंग स्टार्ट करी ताकि उसका मेंटल स्टेटस मालूम करें कितनी वो स्ट्रांग फील कर रही है वगैरह। तो उसके हिसाब से मेडिकेशन चलता था उसका। और डॉक्टरों को जब हमने बताया तो उसके हाथ पांव पहले से बांध दे ताकि वो कुछ ऐसा एक्शन ना ले जिससे कि उसकी जान खतरे में आ जाए, क्योंकि सब जगह पे उसको कहीं ना कहीं वेन्स में है इंजेक्शन लगे हुए थे, बॉटल चढ़ रही थी। आप समझ सकते हैं कि अगर उसको 16 यूनिट तो उसको ब्लड चढ़ा है उस टाइम पे, उन्हीं 35 डेज में 16 यूनिट उसको ब्लड हमें चढ़ाना पड़ा। तो 6 पॉइंट समथिंग उसका हीमोग्लोबिन आ गया था उस टाइम पे। तो ये सब चीजें होने के साथ साथ हमें लग रहा था कि अब हमारा, क्योंकि 3 साल के बच्चे की मौत हुई है, एक जो महिला है वो खुद चोटिल हुई है, उसने अपना बच्चा खोया है, तो मुझे लग रहा था कि शायद वुमेन राइट कमीशन और चाइल्ड राइट कमीशन तो इमीडिएटली इन्वॉल्व हो जाएगा इस केस में, और ये ह्यूमन राइट केस का भी वायलेशन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमें जो है बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट पुलिस ने इस केस को, पूरे केस को पहले हिट एंड रन में तब्दील कर दिया और पॉट होल डेथ केस करार नहीं दिया। फिर मुझे जब ये रियलाइज हुआ कि पुलिस जो है इसको गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, तो मैंने पुलिस एसीपी जो है पुलिस ज्वाइंट कमिश्नर को मैंने कंप्लेन करी, और ज्वाइंट कमिश्नर के आदेश अनुसार जो है फिर से इसमें री इन्वेस्टिगेशन हुआ उसी टाइम पे करीब 3-4 महीने के अंदर। और उन्होंने री इन्वेस्टिगेशन में पाया कि जो एनएचएआई है, जिसका रोड था, जिस रोड पे हम चल रहे थे, वो नेशनल हाईवे था क्योंकि, तो एनएचएआई को कई बार उन्होंने पत्र लिख के अवगत कराया हुआ था कि आप इस रोड पे गड्ढे हैं उसको इम्प्रूव कर लीजिए, मतलब पहले से ये चीज नोटिस में थी उनके। लेकिन बार बार लेटर भेजने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, और उसका नतीजा ये हुआ कि हमें अपना 3 साल का मासूम बच्चा खोना पड़ा। अगर समय रहते वो गड्ढे भर दिए जाते तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता और करीब 10 साल से ऊपर का होता। वाइफ की क्या कंडीशन है? मेरी वाइफ को जो है अपने पैर पे लगभग खड़ा होने में और ठीक से थोड़ा चलने में करीब 1.5 साल लगा। मतलब 1 साल के बाद वो खड़ा होना चालू हुआ, उसने धीरे धीरे वॉक करना चालू किया, और कंटिन्यूअसली बहुत एफर्ट लगी है। फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल था, और उन्होंने और बाकी प्लास्टिक सर्जन ने भी बाद में, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स थी। पहले स्टार्टिंग में इसका पाँव टेढ़ा रहता था, फिर वो सीधा हुआ। मतलब इट इज ए लॉन्ग स्ट्रगल एंड वेरी पेनफुल फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो एंड इमोशनली एंड फाइनेंशियली ऑल्सो। मतलब हम हर तरीके से टूट चुके थे, मतलब हमारे पास जीने का एक्चुअली में कोई रीजन बचा नहीं था, सिवाय इसके कि जो हमारे साथ घटना हुई है उन, मैं उनको कातिल ही कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। अगर वो उन्होंने काम ढंग से कर दिया होता तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता मेरे साथ में। और दूसरी बात ये कि जो जो संस्थाएं हमारे लिए हैं, हमें लगता है कि ह्यूमन राइट कमीशन, चाइल्ड राइट कमीशन या वुमेन राइट कमीशन, नाम सुनने से ही लगता है कि वो हमारा साथ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी सेलिब्रिटी के साथ ये घटनाएं होती हैं तो ये सिस्टम जो है अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, लेकिन जब ये किसी आम आदमी के साथ घटनाएं होती हैं तो इन सिस्टम को हिलाने के बावजूद भी ये सिस्टम काम नहीं करते। मैंने इन सबसे रिक्वेस्ट करी और मुझे बार बार जो है वहां से ठोकरें खानी पड़ी, कुछ बहुत कॉन्क्रीट वहां से मिला नहीं मुझे। अल्टीमेटली मैंने फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जब मैंने देखा कि पुलिस की रिपोर्ट आने के बावजूद, पुलिस की रिपोर्ट ये कहती है कि एसीपी ट्रैफिक और डीसीपी मानते हैं कि वहां पे बार बार अवगत कराया गया था और गड्ढे पहले से थे, उसके बावजूद एनएचएआई ने गड्ढे नहीं भरे। इसका मतलब दोषी सामने था, लेकिन दोषी पे कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं करेगी। तो मैंने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और हाईकोर्ट ने जो है मल्टीपल टाइम उनको, जब हमने समझाया कि एग्जैक्टली केस क्या है और कैसे इस केस में जो है घटना घटी और हमें क्यों लगता है कि इसमें एनएचएआई दोषी है, तो फिर हाईकोर्ट ने माना कि क्योंकि पुलिस ने गलत एफआईआर कर दी थी पहले, तो इसमें एक री इन्वेस्टिगेशन बनती है। और फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाया गया, उन्होंने फिर एसआईटी गठित करी अपने अंदर, और उस एसआईटी ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिस कंपनीज के पास में उस रोड का ठेका था, कॉन्ट्रैक्टर थे, और जो कंसेशनर कंपनी है, उन दोनों कंपनियों के डायरेक्टर, कंपनी और कंपनीज के प्रोजेक्ट मैनेजर को दोषी माना है 304A में, और उनके खिलाफ में मामला अभी ट्रायल कोर्ट में लंबित है। हालांकि अभी उस मामले के लिए ये वापस हाईकोर्ट, उनमें से एक कंपनी जो है वापस हाईकोर्ट जा चुकी है, और वो डायरेक्टर्स को बाहर निकालने के लिए एक एफआईआर से नाम क्वैश करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो उस पर अभी कार्रवाई चल रही है। सो अभी क्योंकि देखिए हमारी ये करप्शन बहुत है, और हर पीरियड में, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, ये सिर्फ एक NH2 की बात नहीं है, ये सारे, बल्कि NH2 पे तो शायद अनुष्का शर्मा ने एक फिल्म भी बनाई थी। कितना डार्क है ये एरिया, और किस हद तक इस पर क्राइम हो सकते हैं। लाइट्स नहीं है, गड्ढे हैं, आप 50 मील तक चले जाओ ना, आपको कहीं पानी की सुविधा मिलेगी। आपकी ये जो जंग है, ये जो लड़ाई है हक के लिए, ये तो बहुत दूर जाने वाली है। आपको कैसा लगता है, क्या होगा? आप कितनी दूर फाइट कर सकते हैं इससे? मैम देखिए, ये मेरे केस में जो है डेफिनेटली पहले मुझे लग रहा था कि ये केस मैं लड़ूंगा और हम जीत जाएंगे।
अभी भी मुझे ये लगता है कि हम एक न एक दिन जीत जाएंगे, लेकिन फ्रस्ट्रेशन वहां होती है कि 7.5 साल होने के बावजूद अभी एक केस का ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। और बल्कि अगर मुझे नहीं पता कि सिस्टम को कैसे काम करना चाहिए, सिस्टम जो है समझदार है और काफी मैं क्योंकि हर हर चीज के लिए मैं कमेंट नहीं कर सकता है ना, अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर है कि उल्टा मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए इसमें, क्योंकि मैं इवन दो विक्टिम हूं, लेकिन क्योंकि मैं अपनी बात ढंग से कह रहा हूं तो हो सकता है मेरे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया जाए। लेकिन सच ये है कि बहुत ही ज्यादा स्लो और बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि इनसेंसिटिव इज द राइट वर्ड, कि आपको वो सेंसिटिविटी नहीं है अपने इंसानों के प्रति, अपनी कौम के प्रति, अपनी जनता के प्रति, कि आपकी ही सड़क पे एक इंसान जो जिंदगी भर आपके सारे नियम कानून फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में, उसको देश से प्यार है, वो अपने सारे टैक्स टाइम पे करता है, आपका बिजली का बिल हो या नल का बिल हो या कुछ और आपके कानून हो, सारे कानून को हम दिल और सराखों पे रख के फॉलो करते हैं। और जो उसके बाद अगर कोई घटना हो जाती है, हम मानते हैं कि सिस्टम ने सब गलत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है कानून। पुलिस ने शुरू से इस केस में बहुत ज्यादा लापरवाही बरती, और अगर पुलिस ने सही काम किया होता तो शायद हम लोग और एक स्टेज आगे होते, शायद कुछ और आगे होते। पुलिस ने पहले सबसे पहले नाकामी करी। अब प्रॉब्लम यह है मैम कि हमारे यहाँ पुलिस जो है वो काम करती है कि आप किस टाइम पे आपके यहाँ हादसा हो रहा है, उस टाइम पे पुलिस थाने में कौन बैठा है, उसकी कॉम्पिटेंस क्या है, उस बात पे उसको केस असाइन नहीं होता। वो अवेलेबल है कि नहीं, उस बात पे उसको केस असाइन होता है। मतलब उसको रोड एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन करना आता है कि नहीं आता, उस टाइम पे फैमिली से कैसे बात करनी चाहिए आपको, कि जिस टाइम पे किसी की फैमिली में कोई 3 साल के बच्चे की डेथ हो गई है, मुझे उसी रात को साइन करने के लिए बोला गया। उसी रात मुझे ये बोला गया आप साइन कर दीजिए, आप अगर ये कर देंगे तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, ये नहीं करेंगे तो आपका केस रफा दफा हो जाएगा। मतलब केस को सॉल्व करने के लिए कहीं टारगेट नहीं किया जा रहा था, केस को क्लोज कैसे करना है उसको टारगेट किया जा रहा था, विच वॉज कंप्लीटली रॉन्ग एंड अनएथिकल। और दूसरा, जब काम से बचने की बड़ी कोशिश की जाती है, काम ना करें, बस तनख्वाहें मिल जाएं। काम के अलावा मैम इसमें शायद मुझे लगता है क्योंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते थे आगे जाके, अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से करी जाए। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ और बहुत ही सोच समझ के कह रहा हूँ, अगर आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरे हाथ में दें और मुझे ऑथोराइज करें इस चीज के लिए कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ, तो मैं इस केस को अगले 15 से 20 दिन में निपटा दूं, हार्डली, पूरे सबूतों के साथ, गवाहों के साथ। और कंपनीज के अंदर जाके मुझे सिर्फ ये बताना है कौन किस टाइम पे कौन ड्यूटी में था, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उस टाइम पे उसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। अगर अवेलेबल थी तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया। सिर्फ इतना सा मैटर है, कौन ऑफिसर जिम्मेदार थे, किनके पास क्या अथॉरिटी थी, क्या जिम्मेदारियां थी, उनके पास इन्फॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल थी, उन इन्फॉर्मेशन पे क्या एक्शन लिए गए, अगर नहीं लिए गए तो क्यों नहीं लिए गए, और नहीं लेने की वजह से आप पे ये धाराएं बनती है और आप इसलिए दोषी हैं। सिंपल है। और उसके बाद जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी, कि सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट आपने किसी कंपनी को दे दिया डजंट मीन कि आपकी वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। एनएचएआई के पास अगर कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसी को दिया है आगे, तो क्या इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो नेशनल डिपार्टमेंट है वो ये कह सकता है कि मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं बनती। मतलब अगर अच्छा है तो सब मेरा, अगर बुरा है तो थू वाली बात हो जाती है कि आपने अगर गलत किया तो सब गलत आपका है। ये बहुत बड़े सुधार की गुंजाइश है। इसलिए हमने अपने केस के साथ साथ, हम तो अपना केस लड़ ही रहे हैं, और जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि देश का कानून है वो सारा पे हमें रखना ही पड़ेगा। और मैं दिल से, और अभी भी मैं बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूँ कि कोर्ट पे मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जितना मेरा केस अभी आगे बढ़ा है वो भी कोर्ट की ही वजह से बढ़ा है, वरना पुलिस ने पूरा केस खराब कर दिया था। अगर माननीय हाई कोर्ट इस केस में इंटरवीन ना करती और अगर मेरी बातों को ना माना जाता और पुलिस ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन ना कराया होता, कोर्ट के दबाव में ही इन्वेस्टिगेशन करवाया गया है, तो अगर कोर्ट का दबाव ना होता पुलिस के ऊपर तो ये केस अब तक का बंद हो चुका होता। पुलिस ने दोबारा इसको बंद भी कर दिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमें इंसाफ की उम्मीद है वो कोर्ट से पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट इसमें हमें इंसाफ दिलाएगी। लेकिन क्या मुझे अपने केस के लिए लड़ते रहना चाहिए और चुप रहना चाहिए? लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि जो मेरे साथ हादसा हुआ, एक पिता होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मेरी पत्नी ने अपना बच्चा खोया या उसको इतना दर्द हुआ, मेरा पूरा परिवार लगभग तबाह हो गया, तो उस दर्द को सहने के बाद मुझे लगता है कि नहीं, मैं कुछ ऐसे स्टेप जानता हूं, क्योंकि मैं उससे गुजरा हूं कि क्या गलती कहाँ पे है, कहाँ पे रोड कैसी होनी चाहिए, क्या नियम कानून होने चाहिए। तो हमने एक बहुत
सिंप्लीफाई करके एक कानून को ड्राफ्ट किया है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप और मैं, इस देश का कोई भी आम नागरिक, उसे ये अधिकार दिया जाए कि वो एक गड्ढे को जहां भी देखे उसको रिपोर्ट कर सके, उसको रिपोर्ट करने का अधिकार हो। अगर रिपोर्ट करने के बाद, जैसे हम अभी उबर या ओला कैब बुक करते हैं, या हम जोमेटो पे खाना बुक करते हैं, 30 मिनट के अंदर आपका खाना आपके घर पे डिलीवर हो सकता है, तो आपके रिपोर्ट करने के बाद क्या 3 दिन के अंदर आप गड्ढा नहीं भर सकते? अगर चाहें तो मशीनरी है, रिसोर्सेस है, पैसा है, सब कुछ अवेलेबल है, मैन पावर है, सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ एक इंटेंशन की कमी है। उस इंटेंशन की कमी को दूर करने के लिए एक कानून का, जिसको ना डर होना चाहिए। अभी रिसेंटली हमारे लॉ में तब्दीली की गई, जिसमें हेलमेट लगाना और सीट बेल्ट ना लगाने पे पेनल्टी कई फोल्ड बढ़ा दी गई, और रीजन ये दिया गया कि अगर आप पेनल्टी के डर से आप डरेंगे और ये हेलमेट पहनेंगे, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल काबिल तारीफ कदम है, अगर हम मानूं इसको। उसी डर को आप कॉन्ट्रैक्टर के मन में क्यों नहीं बिठाना चाहते? क्यों नहीं चाहते कि आप कितना भी अच्छा कमिटमेंट कर दें, आप ओरली, आप उस कॉन्ट्रैक्टर को एक कानून से क्यों नहीं बाउंड कर दे? अगर उसने रोड खराब बनाया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है या उससे सजा हो सकती है। तो हमने ये पूरा कानून ड्राफ्ट करके माननीय नितिन गडकरी जी को कई बार भेजा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे कहने में बहुत दुख हो रहा है कि इतना अच्छा इंटेंशन होने के बावजूद हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल रीजंस नहीं है। हमारा एक ही इंटेंशन है कि इस देश में सड़क के गड्ढों से किसी मासूम की जान ना जाए, बस ये एक लाइन है। इसमें कोई किसी पार्टी लाइन को या किसी और चीज का हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो भी पार्टी अपोजिशन में बैठी है उनसे भी मेरा अनुरोध यही है कि वो हमें इस मुद्दे पर सपोर्ट करें। ये सबकी जान के लिए बहुत जरूरी है कि ऐसे कानून बने जिससे कि हम सबकी जान बच सके। बिल्कुल, एब्सोल्यूट। बहुत अनफॉर्चुनेट थिंग्स हैं और हमारे साथ हैं और बहुत सारों और लोगों के साथ भी हो रही हैं, और ये एक बहुत ही कांस्टेंट मैटर है इस सारे हिंदुस्तान में। कहीं भी आप चले जाएं, वहाँ स्पेशली यूपी का हाल तो बहुत ही क्या कहूँ उसके बारे में। सिस्टम से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप यानी कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं। जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके ऑर्डर के बगैर शायद ये केस आगे ना बढ़ सके। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है या क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप हमारे जो भी इसके जो नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो भी अथॉरिटीज हैं इन इंडिया? मैम, मेरा जो केस है, ऑब्वियसली मुझे पता है कि मेरा केस का फैसला जो है वो कोर्ट में ही होना है, और मैं कोर्ट के प्रोसेस का और अपने जो करंट एग्जिस्टिंग लॉ है उनका पूरा सम्मान करते हुए आगे बढ़ूंगा। और मुझे लेकिन उम्मीद है कि जो भी एग्जिस्टिंग लॉ में बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए हो सकता होगा, कानून जो भी उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकता होगा, वो मैं दिलवा के रहूंगा। और मैं कोर्ट से उम्मीद करता हूँ कि ऐसा मुझे करने में मदद करेंगे, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जान गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट ध्यान में रखेगा कि किसी और की गलती से ये जान गई है, और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको सजा मिले, ताकि भविष्य में एक मैसेज जाए मेरे केस के बाद कि ऐसा नहीं है कि आप किसी की जान ले लेंगे और आप पे वो एक्शन नहीं होगा। अगर कोई केस लड़ता है तो एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से सजा दिलाई जा सकती है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। इसमें शायद पॉलिटिकल पार्टी मुझे नहीं पता किस हद तक मदद कर सकती है, लेकिन वो जो कोर्ट्स हैं, उन कोर्ट्स को एक आदेश शायद वो दे सकती है कि आपको एक समयबद्ध तरीके से इन क्रिमिनल केसेस को निपटाने की जरूरत है। मतलब आप किसी केस को आजीवन नहीं चला सकते, वरना जो विक्टिम होता है वो तो विक्टिमाइज होता ही रहता है। जो गुनहगार है, हो सकता है कि गुनहगार या मैं कोई इनमें से हमारी मौत पहले हो जाए और केस का फैसला बाद में आए, तो ये बहुत गलत था, क्योंकि हम ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस सहने के बावजूद, और मेरे जैसे 10 इंसान रोज अपनों को गड्ढों की वजह से ही खो रहे हैं रोड पे, सिर्फ गड्ढों की वजह से। बाकी रोड एक्सीडेंट तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ 500 होते हैं, 500 जाने जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि, लेकिन हम मेरे अलावा मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई केस लड़ रहा है। मतलब इंडिया में ये शायद अपनी तरह का पहला केस होगा जिसमें गड्ढे के इससे जान जाने के बाद हम एक सजा की डिमांड कर रहे हैं, सजा की मांग कर रहे हैं। तो अगर मैंने हिम्मत करी है तो इस वजह से हिम्मत करी है कि शायद मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारे देश की अदालतें जो है वो सुनेंगी और जो गुनहगार है उनको सजा हो। दूसरा पॉइंट ये है कि मेरे केस का मुझे पता है कि मेरे हाथ में अब इतना ही है कि मरने के बाद मैं अपने बच्चों को इंसाफ के लिए लड़ पाऊं, लेकिन कई जानें ऐसी हैं आज भी जिनको हम बचा सकते हैं, और उनको बचाने का तरीका ये है कि हमारे देश में एक कानून चाहिए कि अगर रोड पे गड्ढा है तो गड्ढे को ही जुर्म माना जाए, और गड्ढे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को, ठेकेदारों को और सरकारी अधिकारियों को। और हम यहाँ पे सिर्फ नेशनल हाईवे की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं यहाँ पे चाहे स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, कोई कॉलोनी या गली का रोड हो, लेकिन अगर जहां पे आप कहते हैं कि ये रोड है, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना हो या कोई भी ऐसी रोड हो जिसको आप सड़क कहते हैं, कानूनी रूप से आप उसको लीगल रूप से सड़क कहते हैं, उस सड़क पे कोई गड्ढा या उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम
या फिर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम होने के बाद आप एक आम नागरिक को अधिकार दीजिए कि वो जहां पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स देखे वो उसको रिपोर्ट कर सके। हमारे देश में 30 मिनट के अंदर खाना डिलीवर हो जाता है और 10 मिनट के अंदर हमारे पास गाड़ी जो है मोबाइल ऐप के थ्रू पहुंच जाती है। तो मैं मानता हूं कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कैपेबिलिटी की कमी नहीं है, हम कर सकते हैं, हम सक्षम हैं, लेकिन हमारे अंदर इंटेंशन नहीं है वो करने का, अभी तक ऐसा दिखता है। तो मेरी सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे सड़क सुरक्षा मंत्री हो नितिन गडकरी जी हो, इन सबसे, और एक आम नागरिक हो, इन सबसे मेरा ये हाथ जोड़कर विनती है कि हमें एक ऐसा कानून लाकर दीजिए जिसमें कि किसी को भी मेरे 3 साल के बच्चे पवित्र की तरह अपनी जान ना गंवानी पड़े और किसी भी पिता को इस तरह दोबारा बैठकर अपनी कहानी ना सुनानी पड़े।